आज चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। सर्रा खत्म करने का ट्राई करेंगे, बशर्ते यह है कि पहले आप समझ लो। तो कल हमने बस इंट्रो दिया था, लेकिन फिर भी आज भी दे देते हैं थोड़ा सा ही। तो क्या एक ही हेडिंग लिखे थे ना, फिर से बता देते हैं। आपसे पूछा जाएगा रासायनिक बलगतिकी का परिचय बताइए, तो आप कहोगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया पर बल लगाकर, किसी रासायनिक अभिक्रिया पर, इसको हम डिकोड कर रहे हैं। चैप्टर के नाम को अगर डिकोड करोगे तो रासायनिक अभिक्रिया पर बल लगाकर उसे गतिक कर दिया जाए, तो ये जो मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया पर बल को लगाकर गतिशील कर दिया जाए, मतलब उसकी जो है रेट को बढ़ा दी जाए, मतलब जो बनना है हमें वो जल्दी जल्दी बने। उसके लिए हम जो भी परिवर्तन करते हैं, जैसे सांद्रता का मतलब मात्रा, उसके बाद ताप, उसके बाद उत्प्रेरक लगाते हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई अभिक्रिया दी गई है कि N2 + H2 और रिवर्सिबल 2NH3, कुछ इस प्रकार दी गई है कोई अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में मेंशन नहीं होता है कि कितना देर में ये बनेगा, कितना टाइम लगेगा इसको बनने में। तो आपसे पूछा जाएगा रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सिंपल सा जवाब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया पर बल लगाकर उस अभिक्रिया को गतिशील कर दिया जाए। मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमने ये दोनों लिया और इससे क्या हमको ये बनाना है। अब अगर ये जल्दी जल्दी बनेगा तो गतिशील है, और अगर धीमे धीमे बनेगा तो स्लो है। समझ पड़ रही ना? अगर इसे जल्दी जल्दी बनाइए तो गतिशील है, और अगर स्लोली बना तो तुम कहोगे अभिक्रिया स्लो चल रही है। तो इसी को हम डिफाइन करने के लिए इस रासायनिक बलगतिकी चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये है रासायनिक बलगतिकी का परिचय। इसको अगर तुम डिकोड करोगे तो यही उसका फिनोमिनन, यही उसकी परिभाषा मिलती है। तो फिर से बता देता हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया पर बल लगाकर उसकी गति को बढ़ा देना, मतलब उत्पाद का निर्माण जल्दी जल्दी करना, या क्या परिवर्तन होगा, इन सभी चीजों का अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। समझ आया ना? अच्छा, हमने आपसे कहा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम उसकी गति को बढ़ाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार गाड़ी चलाने वाले कई प्रकार के होते हैं, माना नया सिखले बात खूब उड़ी रच की, है ना, और जो बहुत एजेड हो गया वो बड़ा धीमे धीमे चलता है। तो उसी प्रकार अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती है। सामान्यतः हम अभिक्रिया को 3 प्रकार में बांट देते हैं: तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में हम बांट देते हैं तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अति मंद अभिक्रिया। रही बात तीव्र अभिक्रिया, तो आपसे पूछा जाएगा तीव्र अभिक्रिया क्या है, तो सिंपल सा जवाब कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्षण भर में हो गई, मतलब डाला और हुई, उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? तीव्र अभिक्रिया। सिंपल सा जवाब है। यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो तुरंत हो जाती है, एक सेकंड में हो जाती है, क्षण भर में हो जाती है, उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा ना? जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल में क्षार को डालोगे तुरंत हो जाएगी, ठीक। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे CH4 का जलना, मीथेन गैस CH4 होती है, बहुत तेजी से जलती है। जैसे ही तुम उसको हीट कप करोगे, तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तुरंत जल जाएगा, मतलब टाइम नहीं लगाएगा। समझ आ रही बात? तो ये है तीव्र अभिक्रिया। दूसरा है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है कि जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में होने लगती है, कुछ मिनटों या कुछ घंटों में हो जाती है, उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया, कुछ मिनटों या कुछ घंटों में हो जाए। उसके बाद आता है अगला अति मंद अभिक्रिया, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ दिनों या कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद भी थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिले, या मतलब ना के बराबर परिवर्तन हुआ है।
मतलब बहुत थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिले या बहुत थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है, उसी को हम अति मंद अवक्रिया कहते हैं। ये तीनों समझ में आया? तीव्र अवक्रिया कुछ क्षणों में, ठीक, मंद अवक्रिया कुछ मिनटों या कुछ घंटों में, और अति मंद अवक्रिया कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों में भी कोई खासा परिवर्तन आता नहीं है। तो ये हमने 3 प्रकार की अवक्रियाएं आपको बता दी। क्या सबको समझ में आया? तो ये जो हमने अवक्रियाएं बताई आपको, मतलब जो मंद अवक्रिया, तीव्र अवक्रिया या अति मंद अवक्रिया, ये सभी के सभी उसके रेट पे डिफाइन। क्या हुआ? क्या सो रहा है? तुम्हें तो घर मत देना, तुम सो नहीं रहे। बता क्या सो रहा था? ऊपरी बोल देंगे बड़ा। हाँ तो बताओ, ये समझ में आया? बोलो भाई। तीव्र का मतलब सेकंड में हो जाए, है ना? मंद का मतलब कुछ मिनटों या कुछ घंटों में हो जाए, और अति मंद का मतलब कुछ दिनों, कुछ मिनटों या कुछ सालों में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ये हो गया, हमने 3 प्रकार का डिफाइन किया। ये तीनों जो प्रकार है वो अवक्रिया के दर के आधार पर बताए जाते हैं। अवक्रिया के दर के आधार पर इन सभी चीजों को बताया जाता है। अच्छा, दर का मतलब क्या? दर का मतलब जैसे आप बाइक चलाते हो, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना, आगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया कि तुम यदि उसी स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाओगे, है ना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर उसी स्पीड से चलाओगे तो 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाओगे। तो यहां तो हमें गाड़ी चलानी नहीं है ना, यहां तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे सिंबल था कि हमें ये दोनों दिया गया है और ये दोनों ये बनाना है। समझ में आ रहा है? या कोई वैसा इमेजिनरी मतलब ऐसा मान के रिएक्शन ले सकते हो कि a प्लस बी से हमें तुम्हें c प्लस डी बनाना है। समझ में आ रहा है? तो हमने कहा कि यहाँ पे हमें अगर रेट की बात करनी होती है तो ये कितना तेजी से बढ़ रहा है इसकी बात करनी है ना? जैसे मान लो शुरुआत में हमने 2 केसेस लिए, हमने 2 रिएक्शंस लिए और 2 केसेस लिए। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू, मतलब c बन रहा है a प्लस बी को जोड़ करके। दूसरा और भी हमने एक और ले लिया कि मान लो m प्लस n और फिर जाके x बन रहा है। सब कुछ कर लिया। समझ में आ रहा ना? तो हमें सांद्रता को डिफाइन, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। याद करिए जब हम विलियन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने केवल सांद्र की बात करी थी, याद है? सांद्र का मतलब हमने बताया था गाढ़ापन, लेकिन यहां हम सांद्र की नहीं, हम सांद्रता की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही ना? सांद्रता कुछ और नहीं, मोलरता की जैसा ही होता है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप ये जानिए कि सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। केवल क्या? मात्रा। केवल कितनी इसकी मात्रा ली गई है वही सांद्रता है। तो हम उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, हम एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल से तुमको समझाएंगे। मान लो 2 किलो ये लिया गया, 2 किलो ये लिया गया, समझ गए ना? शुरू में बालक, शुरू में 2 किलो ये लिया गया और शुरू में 2 किलो ये लिया गया, ठीक ना? अब दोनों को मिला करके ये बनाना है ना? तो द्रव्य के अविनाशिता का नियम कहता है, द्रव्य के अविनाशिता का नियम का मतलब कि वो ये कहता है कि इंसान या कोई भी जीवधारी जो भी पृथ्वी पे पाया जाता है वो किसी भी वस्तु को ना तो बना सकता है और ना ही वो पूर्ण रूप से उसे नष्ट कर सकता है। मतलब इंसान किसी भी चीज को ना तो बना सकता है और ना ही वो उसे नष्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमें इस कुर्सी को नष्ट करना है तो हम जेन्युइनली क्या करते हैं? इसको जला देते हैं, है ना? हमारे लिए नष्ट करने का मतलब यही है। लेकिन कुदरत कहती है कि भाई, मतलब जो ये नियम है वो कहती है कि कोई भी जो जीवधारी है, मतलब मान लो इंसान है, वो किसी भी वस्तु को खत्म नहीं कर सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकता है, और हम कुछ नहीं कर सकते। एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो
जैसे मान लो इस कुर्सी की बात है, किसकी बात? तो तुम बताओ यदि उस कुर्सी को तुम्हें खत्म करना होगा तो तुम क्या करोगे? इसको जला दोगे ना? जला दोगे। लेकिन वास्तव में वो खत्म नहीं हुआ। वास्तव में हुआ क्या कि पहले ये कुर्सी मान लो प्लास्टिक है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल का N उस फॉर्म में था। जब तुमने उसको जला दिया तो उसमें से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में अलग हो गया, यानी परिवर्तन हुआ ना, तुमने उसको खत्म नहीं किया। अच्छा, खत्म करने का मतलब क्या कि जैसे मान लो रिमोट है ना, अगर खत्म कर रहा है तो तुम ऐसे आओगे और इडिम किडिम करके कह दोगे कि भाई खत्म हो जा, तो गायब हो गया ही, तो इसका मतलब तुमने उसको खत्म किया। समझ आ रही बात? समझे? तो उसी रूल से ये कहा जाता है कि यदि 2-2 किलो तुमने ये लिया है ना, तो दोनों मिलके 4 किलो ये बनाएंगे। समझ में आ क्या बोल रहा हूं? मतलब खत्म नहीं होगा कुछ, वो मिल करके जितना मिलेंगे उतना ये बनेगा। तो हम बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि हमने A को कितना किलो लिया, B को कितना किलो लिया। अब तुम बताओ तुमको चाय बनाना है, क्या बनाना है? तो शुरुआत में मान लो हमने 250 ग्राम पानी लिया, चीनी ली, चाय पत्ती ली, जो भी उसमें हम डालते हैं उन सभी मटेरियल्स को लिया ना। तो शुरुआत में इन सभी की मात्रा हुई कि मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने 250 ग्राम पानी लिया, 50 ग्राम चाय पत्ती ली, समझ रहे हो ना? बोलो भाई, 100-150 ग्राम चीनी लिया, तो क्या इन सब की मात्रा है? और जब शुरुआत है, तुमने अभी चाय नहीं बनाई है, तो बताओ कि क्या चाय की कोई मात्रा होगी? चाय की मात्रा 0 होगी। वो तो कुछ समय लेगा चाय बनने के लिए ना। तुम उनको मिलाओगे, किस स्टोव या गैस पे रखोगे, कुछ टाइम लगेगा, तब किसका निर्माण होगा? चाय का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है ना? सेम उसी तरह तरीके से बात, अभी समय 0 है, मतलब कुछ भी समय लगा नहीं है, कुछ भी समय लगा तो ये कुछ होगा, ये भी कुछ होगा, लेकिन ये कुछ बना नहीं होगा। जिस प्रकार हम चीनी, चाय पत्ती, अन्य चीजों को मिलाकर जैसे स्टोव पे रखते हो तुरंत चाय बनके तैयार हो जाता है क्या? कुछ समय लगेगा ना। तो उसी प्रकार से कि ये जब समय 0 है तो ये और ये होगा कुछ, लेकिन इसका मात्रा कितना होगा? मतलब चाय बना नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा। मान लो T समय पर, किस पर? T समय पर। कुछ समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, T समय पर मान लो इसका भी एक निकल गया, इसका भी एक निकल गया, तो ये 2 बनेगा। अरे 4 था ना, एक बच गया तो 2 उधर चला गया। अरे बोलो भाई, कुछ समझे? मतलब T समय का मतलब हम कुछ मान लेते हैं, मान लो 10 मिनट के बाद, सपोज कर रहे हैं, किसके बाद? 10 मिनट। समझ में आया? अरे आया। दूसरी बात, इस वाले एग्जांपल में हमने सेम एग्जांपल लिया कि ये 2-2 था, समय 0 था, तो ये कितना होगा? 0। टाइम कुछ नहीं लगा है तो ये कुछ बना नहीं। समझ पा रहा क्या बोल रहा हूं मैं? अरे चीनी, चाय पत्ती, अन्य चीजें लोगे, उसको मिलाओगे और जैसे स्टोव पे रखते हो तुरंत लेके चले आते, क्या चाय बन गया? उसको समय देना पड़ेगा ना। तो ये जो है, ये चीनी, चाय पत्ती, जो अन्य मटेरियल्स लिए जाते हैं वो ये है, और ये जो फाइनली बनेगा वो क्या है? चाय। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? टाइम से आप समझे? ए बैठ जा, समझे? अरे बोलो, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। हमने कहा फिर 10 मिनट बीत गया, कितना मिनट? 10 मिनट बीत गया। समझ में आ रहा है ना? इसका 1.5, इसका भी 1.5 बचा, ठीक है, लेकिन इधर कितना चला गया होगा? 1 दिखाई पड़ा। अरे 4 था, इधर 0 था, 3 बचा है, 1 इधर गया। तो बोलो, दिखाई पड़ रहा है क्या? 10 मिनट टाइम इसमें भी लगा क्या? 10 मिनट टाइम इसमें भी लगा क्या? दोनों में 10-10 मिनट टाइम लगा। लेकिन किसमें ये जो हमारा उत्पाद, तुम जानते हो इसको हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं? बताओ किसमें उत्पाद जल्दी बन रहा है, ज्यादा बन रहा है? इस वाले में, है ना? अगर ये 2 किलो बना है तो इसका मतलब जल्दी बन रहा होगा, और ये एक ही बना है तो इसका मतलब ये धीमे बन रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पदों, मतलब अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर के बराबर होती है।
मतलब इसका हम क्या कह रहे हैं कि बताओ भाई, ध्यान समझो, 2 में से 1 गया, 1 दिखाई पड़ा, समय 0 था और यहां समय कितना हो गया, ठीक। 2 में से गया, इसका डिफरेंस निकाल लो, 1 में से 2 गया, क्या 1 बचेगा, और यहां बटे 10। बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो, बोलो ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे डिफरेंस का मतलब क्या, कि यहाँ पे कैसे चेंज आ रहा है, तो तुम बताओ कि 1 में से 2 गया या 2 में से 1 गया, क्या 1 आएगा, बोलो ठीक है ना। और टाइम देख लो, 10 में से 0 गया, कितना आएगा, दिख रहा है। यहाँ पे चेंज देख लो, 1.5 में से अगर 2 गया तो क्या 0.5 होगा, क्या होगा 5, और 10 में से टेंगुआ घटा दो क्या 10 होगा, देख रहा ना। इसका रेट 1 ऊपर है और इसमें 0.5 ऊपर है, इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। समझ में आ रही बात ना, ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है। हम क्या कहना चाहते, देखो जब हर बराबर होता है तो जिसका अंश छोटा वह वैल्यू छोटी होती है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो, तो इसका मतलब तुम क्या समझे, अगर ज्यादा उधर जा रहा है तो रेट ज्यादा है, और अगर कम उधर जा रहा है तो रेट कम है। अगर इधर कम बन रहा है तो इसका मतलब अभिक्रिया धीरे धीरे चल रही है, और अगर इधर ज्यादा बन रहा है तो अभिक्रिया तेज चल रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हो। और ये किससे ये बताया जा रहा है, ये 2 क्वांटिटी से बताया जा रहा है, कमेंट, ये 2 क्वांटिटी से बताया जा रहा है। पहला उसकी सांद्रता में परिवर्तन, मतलब वह मात्रा में परिवर्तन, अरे बोल भाई, और दूसरा टाइम में परिवर्तन। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की क्या होती है, उसके अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक के उत्पाद कुछ भी कह सकते हो, अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक के सांद्रता में हुए परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रता में हुए, ये हमारा अभिकारक ये है ना, उसके सांद्रता में परिवर्तन, डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर मतलब इसको हम परिवर्तन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो R बराबर D और कंसंट्रेशन ऑफ A अपान कितना dt, यही हमारा इसका रेट है, मतलब दर है। क्या है ये, कुछ समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, मतलब इसमें परिवर्तन जितना ज्यादा होगा, ठीक, पहले 2 था 1 हो गया, मतलब 1 का परिवर्तन आया ना, अरे चेंज 1 ही का आया ना, यहाँ 2 था 1.5 गया, मतलब यहाँ परिवर्तन 0.5 का आया, देख रहा हो ना। समान टाइम में, समान समय में, अरे बोलेगा तो हम कहेंगे ठीक है कि जिसमें परिवर्तन ज्यादा उसका दर क्या होगा, देखो ज्यादा बन रहा है ये, और जिसका परिवर्तन कम है ना उसका दर कम। अच्छा, तो ये हमने बताया तुमको सांद्रता से। मान लो टाइम अलग कर देते हैं, किसको अलग कर देते हैं, भाई 10 मिनट ना, 5 मिनट है, कितना है, ठीक ठीक, ये 10 मिनट में 2 बना रहे हैं और ये 5 मिनट में 1 बना रहा है, तो क्या अगला 5 मिनट बनेगा फिर 1 नहीं बना देगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जब तुम रेट लिखोगे फिर से वापस से, तो जब इसका रेट तुम लिखोगे तो दिखाई दे, यहाँ दिख रहा है ये रेट, मतलब चेंज दिखोगे ना, 2 और 1.5 में डिफरेंस आया 0.5 का, और नीचवा 5 और -0 यानी कितना आ गया 5, दिखाई पड़ा। 1/10 का मान 0.1 हो गया, और उसी तरह 0.5/5 का मान काट दोगे 0.1 हो जाएगा, दिख रहा है ना। मतलब दोनों की जो रेट है वो आपस में क्या है, बराबर है। दोनों की दर देखो आपस में क्या है, मतलब जो दर है क्या है, दर 2 चीजों पर डिपेंड कर रही है ना। पहली उसकी सांद्रता पे और दूसरा टाइम पे, समय जितना लिया गया है। कुछ समझ आ रही बात क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। तो हम क्या आपसे पूछा जाएगा किसी अभिक्रिया का दर, केवल दर समीकरण अलग होता है, अभी हम केवल दर की बात कर रहे हैं। किसी अभिक्रिया की दर क्या है, ठीक ना। तो तुम सिंपल सा कहोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद में हुए परिवर्तन को ही हम
अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर ही उस अभिक्रिया का दर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे माना स्टार्ट में केवल प्रॉब्लम है, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान देना, ध्यान दीजिए। मान लीजिए तुमने यहाँ पे लिखा गया कि a प्लस बी से यहाँ बनाया गया c प्लस डी, ठीक है। और इसका कहा गया कि दर बताइए, क्या बताइए? तो r बराबर इसका होगा क्या? ध्यान देना, d कंसंट्रेशन ऑफ a अपान क्या? dt। इसका मतलब a की सांद्रता में परिवर्तन और बटे समय में परिवर्तन, और इसे भी दर में समय रहता ही है, समझ रहे हो ना। a की सांद्रता में परिवर्तन बटे किसी परिवर्तन समय पर। अब ऐसा नहीं किसी को ले सकते, तुम इसको भी ले सकते हो। b को लोगे तो क्या आएगा? d कंसंट्रेशन ऑफ b, कंसंट्रेशन बोलते हैं सांद्रता b बटे क्या? dt। उसी तरह c भी ले सकते हो, d कंसंट्रेशन ऑफ c अपान dt और d कंसंट्रेशन ऑफ d अपान क्या? dt। क्या ये सब समझ में आ रहा है? बोलो भाई, ठीक है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, फिर से समझाता हूं। देखो थोड़ा सा, मान लो बालक कि कोई एक और चीज लेते हैं, देखो हाई सर खाली देख लो, a टू बी, शुरुआत में मान लो 4 मोल प्रति लीटर बोलते हैं सांद्रता को, लेकिन हम 4 केवल ऐसा एग्जाम्पल के जरिए मान के चलते। ठीक ठीक। समय 0 है, समय 0 ये हमने शुरू में लिया है, तो बताओ क्या ये कुछ बना होगा? नहीं। कुछ बना होगा? नहीं। जिस प्रकार चाय वाला एग्जाम्पल हमने बताया, उसको समय देना पड़ेगा तभी ना उसमें कुछ होगा। जब समय 0 है तो ये कुछ बना नहीं, 0 हो गया। बोलो भाई। अच्छा, अब हमने लिखा t बराबर मान लो 20 मिनट चाहे 25 मिनट माने 30 मिनट, ठीक। हमने 30 मिनट ले लिया और 30 मिनट में हमने देखा कि 1 बच गया और इधर 3 चला गया। अरे देख रहे हो, 1 बच गया और कितना चला गया? 3। ठीक। अच्छा, सिंपली मिटा दे। अगला देख लो, उसी तरह से मान लो हमने एक और एग्जांपल लिया m2n, समय 0 है, इसमें भी हमने 4 किलो लिया, तो इधर कितना होगा? मान लो 30 मिनट बीत गया, कितना मिनट? 30 मिनट। अब इधर 2 किलो बच गया, तो इधर कितना किलो गया? 2 किलो। हम किलो बोल रहे हैं, लेकिन ये पूरा कहना सही नहीं है क्योंकि हम सांद्रता की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? वो तो केवल ऐसे एग्जाम्पल के तरीके। तो बताइए, 2 इधर रह गया, 2 इधर रह गया, इधर से 2 इधर चला गया, तो तुम्हारे हिसाब से कौन तेज चल रहा है? ये तेज चल रहा, तभी तो 30 मिनट में 3 इधर चला गया, और ये धीमे चल रहा है तभी तो 30 मिनट में ये 2 इधर चला गया। अब यहाँ का टाइम बराबर है, टाइम समान लगा है, टाइम तो हम केवल सांद्रता को देख के बता दिए। अरे बोलो भाई। लेकिन मान लो टाइम अलग होता, मान लो टाइम, मान लो ये कहता है 20 मिनट हुआ, क्या हुआ? तो थोड़ा समझाना कठिन हो जाता ना। बोलो भाई, थोड़ा समझाना क्या हो जाता? कठिन। इसी कारण हमने दर समीकरण R बराबर दर लिख ही लिया, R बराबर DA अपान क्या लिखेंगे? DT। कुछ समझ में आया? बोलो भाई। अच्छा, तो DA का मतलब क्या होता क्या है कि किसी भी परिवर्तन लिख सकते हो, तो या तो अभिकारक में सांद्रता में परिवर्तन लिखो, चाहे तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए मान लो हम A की सांद्रता में परिवर्तन लिख रहे हैं, तो देखो जब हम परिवर्तन निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम पहले 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहे थे, ठीक, और कुछ समय के बाद मान लो 10 मिनट के बाद हम अपनी स्पीड बढ़ा के 60 किलोमीटर पर घंटे रख दिए। पहले 5 था, अभी 60 है। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ स्पीड में कितना परिवर्तन आया, तो जो बाद में है वो के पहले, और पहले वाला बाद में, मतलब 60 में से 5 घटाओगे तो 55 का चेंज आया है। कुछ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कुछ समझ रहे हो ना? जैसे मान लो शुरू में 5 किलोमीटर से चल रहे थे, बोलो, और फिर तुम 60 किलोमीटर से चलने लगे, है ना? तो शुरुआत वाला ये है,
और बाद वाला ई है। अगर तुमसे कहा जाए कितने का परिवर्तन आया तो फाइनल माइनस क्या लिखते हो, मतलब 60 में से 5 गया तो कितना का चेंज आया, 55 किलोमीटर। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना। अब मान लो तुमने गलती से अगर 5 माइनस 60 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 55 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे घंटा ना। अब प्लस 55 और माइनस 55 का मतलब क्या है, क्या दोनों चाल है, क्या है, चाल। और ध्यान दीजिए कि चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती, चाल कभी माइनस में। मान लो ऐसे चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सीधा ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो तुम कहोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, बोलो भाई। तो तुमसे कहा गया -2 किलोमीटर प्रति घंटा चलो, तो कुछ लोग सोचेंगे चला ये साइड जा रहा था तो +2 था, अब पीछे तरफ चल लोगे तो -2 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो चाल चाल होती है, उसका प्लस और माइनस से कुछ मतलब नहीं है। और दूसरी बात, चाल एक अदिश राशि है, समझे, चाल एक, उसमें माइनस प्लस का कोई केस नहीं आता है, वो हमेशा प्लस ही होता है। समझ में आ रही बात ना। यदि तुमसे कहा गया कि 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलो, तब भी तुम 5 ही चलोगे। और अगर -5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चलो तो तुम मुझसे कहोगे तुम पगला गए हो, हम 5 चलेंगे, क्योंकि -5 मतलब कुछ नहीं। समझ में आ क्या बोल रहा हूं। तो जब परिवर्तन निकालना होता है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, क्या बाबू, कुछ समझ में आ रहा है। तो उसी तरह सेम ध्यान देना है कि मान लो डीए है ना, ए की सांद्रता में परिवर्तन ना, बोलो बालक, ए की सांद्रता में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन, तो ए का अंतिम सांद्रता A2 लिख सकते हो, अंतिम माइनस प्रारंभिक ना, और आप प्रारंभिक सांद्रता A0 लिख सकते हो, बोलो, ये अंतिम सांद्रता है और ये बटे। उसी तरह dt है ना, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस अंतिम समय माइनस कितना, प्रारंभिक समय। आओ है अंतिम सांद्रता, m की शुरुआत में सांद्रता कितनी, 4, बाद में कितनी, 2, दिखाई रहा ना। A2 का मान कितना हो जाएगा, 2, बोलो समझ में आया, आया सेम। अच्छा, A की शुरुआती सांद्रता कितनी, 4, तो क्या 2 माइनस 4 आएगा। T2 का मान कितना, 20, अरे T1 है T2 है, बाद वाला, तो क्या 20 हुआ। अब माइनस कितना, 0, 2 में से 4 गया, -2 बटे कितना, दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये किसको हमने पकड़ा था, अरे ये ए का लिखा या एम लिख दे, कोई दिक्कत है क्या आपको। अच्छा, इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ये मान लो यहाँ 2 है, इसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अरे बोलेगा तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा 20 को, ठीक। ये किसके लिए हमने लिखा, ये देखा तुमने, किसके लिए लिखा, ए के लिए ना, किसके लिए लिखा, कितना आ रहा है, आ रहा है ना। हमने अभिकारक को पकड़ा था, किसको पकड़ा था, चलो उत्पाद को देख लेते हैं। उत्पाद के टर्म में अच्छी बताओ कि जितना तेज से ई कम होगा उतना जल्दी थे बनेगा, समझ रहे हो ना। जितना तेजी से ये कम होगा उतना तेजी से बनेगा, बोलो। तो इसके कम होने की दर ये है ना, इसके बढ़ने की दर तो यही होनी चाहिए ना। अब बी के पदों में देखते हैं, तो R बराबर लिखोगे dB बटे का, अब फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब B2 माइनस B0 बटे T2 माइनस T1 ना। बताओ B का फाइनल कितना है, और इनिशियल कितना है, बटे T2 कितना है, T1 है, T2 20, और T1 कितना है, मतलब आया कितना, 2 बटे। हमने देखा कि है माइनस में आ रहा है और है किस में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा ना। लेकिन दर जो है वो माइनस में होती, जैसे -60 किलोमीटर पर घंटा, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब हम अभिकारक का दर लिखते हैं ना, इसीलिए जब हम अभिकारक के पदों में दर का लिखते हैं तो अगवा माइनस लगा देते हैं, सुनाई पड़ रहा है। जब अभिकारक के लिए दर लिखते हैं तो अगवा का लगा देते हैं, ताकि ये माइनसवा जोन है एक गुणा कहीं के का बना दे, तभी तो दोनों बराबर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। तो जब अभिकारक की सांद्रता के पदों में दर लिखते हैं तो आगे माइनस लगाते हैं,
और जब उत्पाद के सांद्रता के पदों में लिखते हैं तो आगे क्या लगाते हैं? प्लस। जैसे एग्जांपल एक ठोक ले लेता हूं, हम दर समझा रहे हैं। हमने एग्जांपल लिया बालक a प्लस बी और डैश करो c प्लस क्या b। ठीक, a प्लस बी डैश किया, क्या लिया? मान लो हम अभी दर लिख रहे हैं तो r बराबर a के पदों में लिखोगे तो dA अपान ठीक, फिर बराबर dB अपान सब बराबर होगा ही। c के पदों में बोलो dC अपान और फिर बोलो dd अपान dt। कोई दिक्कत है? अब ध्यान देना कि क्या ये a की मात्रा और b की मात्रा घटेगी? घटेगा तब नहीं बढ़ेगा। बोलो भाई, भाई क्या होगा? भाई क्या होगा? तुम जानते हो टाइम जब 0 होता है तो मान लो दो बार 0 0 ही ना। अब भाई घटी और है वाला समझ में आया? तो इसीलिए हम जो अभिकारक होता है लेफ्ट वाला, कौन सा वाला? लेफ्ट वाला, कि आगे माइनस लगाते हैं, आगे माइनस, और जो उत्पाद होता है उसमें आगे क्या लगाते हैं? ठीक। तो तुमसे यदि पूछा जाए कि जब दर लिखा जाता है क्या लिखा जाता है तो वो माइनस क्यों लगाते हैं, तो तुम कहोगे कि हम माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब अभिक्रिया शुरू होती है तो अभिकारक कम होता है, अभिकारक कम होता है, जिसके कारण परिवर्तन निगेटिव हो जाता है। अभिकारक कम होगा ना, जिसके कारण जो परिवर्तन होगा वो माइनस में चला जाएगा। उसी माइनस को प्लस बनाने के लिए आगे हम क्या लगा देते हैं? ठीक ना। लेकिन उत्पाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उत्पाद तो क्या हो रहा है? उत्पाद तो क्या हो रहा है? इसलिए उसमें सीधा सीधा क्या रहेगा? माइनस का मतलब अभिकारक क्या हो रहा है? घट रहा है। और प्लस का मतलब अभिकारक के उत्पाद क्या हो रहा है? क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये हमारे पास है। अच्छा, आगे बढ़े? बढ़ ले। अब देखो, यानी कुल मिला जुला के आपको क्या रेट समझ में आया? क्या आप दर लिख लोगे? ये है हमारा दर। इसी हिसाब से हम दर को लिख सकते हैं, दर को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब रही बात दूसरी, याद देखिए सबको, रही बात दूसरी, एक ग्राफिकल होता है, ग्राफ हम इसका बनाते हैं। ग्राफ का मतलब होता क्या है हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि दो क्वांटिटी के बीच ग्राफ लिखा जाता है, दो क्वांटिटी के बीच ग्राफ बनाया जाता है। अब वो दो क्वांटिटी कौन सी है उसके पहले हमें कुछ चीजें समझनी होगी, उसे आप समझेंगे। मान लो बाबू, पहले हम पहला जो ग्राफ बना रहे हैं वो अभिकारक की सांद्रता मतलब मात्रा, अभिकारक की सांद्रता मतलब मात्रा, और टाइम में और समय में, ठीक ना। ध्यान देना, ए है और इससे गया है उत्पाद, कुछ बन रहा है, दिखाई पड़ा? ये ए है, दिख रहा है सबको? बड़ी समस्या है। ए से बन रहा है उत्पाद, अब जी ए से बना उत्पाद, ए से क्या बना? उत्पाद। सुनिए ध्यान से, गए? बोले बाबू, हमें लिखना है अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ, ठीक। क्या ये पहला वाला अभिकारक है? और ये क्या है? ठीक ना। मान लो समय 0 है, समय क्या है? 0। अभिकारक शुरू में मान लो 5 है, 5 मोल प्रति लीटर उसकी सांद्रता है, ठीक। तो बताओ ये कितना होगा? 0, क्योंकि ये कुछ बना नहीं है, ठीक। समय कुछ बीत गया, मान लो 30 मिनट बीत गया, ठीक ना। ये हो गया 4, तो इधर कितना गया? 1, ठीक। फिर कुछ समय बीत गया, मान लो 1 घंटा हो गया, ठीक ना। तो मान लो तुम इधर कुछ बच गया 2 मतलब 2, ठीक है। इधर कितना चला गया? कुछ समझ रहे हो ना? देख रहे हो क्या हो रहा है? तो बाबू ये बताओ कि क्या समय बढ़ रहा है? पहले 0 था, 30 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, हाँ? क्या समय बढ़ रहा है? समय बढ़ने के साथ साथ क्या एक की जो सांद्रता यानी मात्रा है वो बढ़ रही है, घट रही है? देख रहे हो नहीं देख रहे हो? हाँ, देख रहे हो? समय जब 0 है तो
ए की मात्रा सबसे ज्यादा है और समय बढ़ा तो मात्रा घटी। बोलो भाई, समय बढ़ा और बढ़ा तो और मात्रा घटी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो, समझ पा रहे हो? तो हम एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जब हम शुरुआत में जो भी चीज लेते हैं और हमें कुछ बनाना है ना, तो उसकी मात्रा कम होगी तभी तो दूसरा वाला बनेगा। ठीक है, बोलो भाई। जैसे देखो, पानी का स्वाद कुछ और होता है, चीनी का स्वाद कुछ और है, उसी तरह चाय पत्ती का स्वाद कुछ और है। इन सभी को मिलाया गया और हमें चाय बनाना है। क्या बनाना है? चाय। इन सभी को मिलाया गया और हमें चाय बनाना है। तो जब आप स्टोव पे चढ़ा देते हो तो पहले जब उसे कुल मिलाकर अगर पियोगे तो सबका स्वाद आएगा। पानी का आएगा, चाय पत्ती का आएगा, चीनी का आएगा। बोलो, समझ में आ रहा है? कुछ टाइम तुमने चढ़ाया, मान लो 5 मिनट चढ़ाया, तो देखोगे जैसे ही थोड़ा सा वो पकने लगेगा तो उसमें हल्का फुल्का चाय की टेस्ट आने लगेगी, है ना? इसका मतलब क्या होगा कि वो जो चीनी, पानी और चाय पत्ती जो भी था उसकी मात्रा कम हो रही है और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? चाय। और समय बढ़ता जाएगा तो क्या वो धीमे धीमे पूरा कन्वर्ट हो जाएगा चाय में? समझ में आ रहा ना? सेम वही बात तो हम कह रहे हैं, ठीक है ना? यानी हम क्या वास्तव में कह रहे हैं, क्या समय बढ़ रहा है तो उसकी सांद्रता घट रही है। तो रही बात इसके ग्राफ की, इसका ग्राफ है, समझ गए ना? यहाँ माइनस क्यों लगाया जाता है, सबको पता है? कितने लोग पता है कि माइनस क्यों लगाया गया है? नीचे करिए तुम, चलो वाला, ये माइनस क्यों है? क्यों इसमें माइनस लगेगा? अभिकारक में क्यों माइनस लगता है? कम होता है। बहुत बढ़िया, बैठो, है ना? उसकी मात्रा क्या होती है? इसके कारण परिवर्तन ऋणात्मक हो जाता है ना? उसी को प्लस बनाने के लिए आगे माइनस लगाया गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगला समझा देता हूँ, अभी लिखवा दूंगा। आओ, दिखाई पड़ा? बोलो। हमने कहा कि हम ग्राफ बना रहे हैं बाबू। ये हमारे ग्राफ होने की 2 क्वांटिटी है ना, एक सांद्रता है और दूसरा समय है ना। एक सांद्रता है और एक क्या है? समय। मान लो ये हमारी सांद्रता का मतलब मात्रा, सांद्रता का मतलब मात्रा। ऊपर की तरफ बढ़ोगे सांद्रता बढ़ेगी और इधर है समय। क्या है ये? समय। मतलब इधर को बढ़ोगे तो समय बढ़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? और यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है ना, इस जगह पे समय भी 0 है और सांद्रता भी 0 है। क्या ये बात तुम समझ पाए? ठीक है ना? फिर से बोलता हूँ, इधर बढ़ोगे तो समय बढ़ेगा, इधर बढ़ोगे तो समय बढ़ेगा, ऊपर बढ़ोगे तो सांद्रता बढ़ेगी। इस बिंदु पे समय क्या है? 0। इसी बिंदु पे सांद्रता क्या है? 0। समझ आया? अच्छा, अगर ऊपर बढ़ते हो, मान लो तुम यहाँ पहुंचे, ठीक, तो यहाँ पे सांद्रता कुछ है। बोलो भाई, सांद्रता कुछ है लेकिन समय का मान 0 है। कहो कैसे? कम कहेंगे ऐसे है, क्योंकि क्या ये बिंदु इसी के ऊपर है? मतलब ये जो बिंदु है वो इधर नहीं बढ़ा है, वो केवल कहाँ बढ़ा है? यहाँ जाने के लिए तुम कैसे जाओगे? मान लो तुमको यहाँ से नहीं जाना हो वहां पे, तो क्या करोगे? तुम इधर जाके यहाँ जाओगे, सीधा चले जाओगे? तो इसका मतलब तुम सांद्रता पे तो गए। अरे बोल भाई, लेकिन टाइम पे नहीं गए। सिंपली अगर मान लो यहाँ जाना हो, ठीक, तो जब वहां जाना है तो तुम टाइम पे भी जाओगे और फिर सांद्रता है ना। अब ऐसा ना होगा कहीं टेढ़ा खिलाड़ी रहना आप दिए, समझे? 2 मिनट पे चलो, समय पे गए और फिर किस पे गए? तो क्या यह बिंदु इधर भी चला है इसकी तुलना में? और क्या ऊपर भी गया है? क्या सांद्रता और टाइम दोनों है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, मान लो अगर हम यहाँ बढ़ गए, ठीक, इसका मतलब समय कुछ है लेकिन सांद्रता नहीं है। कैसे? इधर बढ़े हो ना, क्या तुम ऊपर गए हो क्या? क्या ये बात समझ आए? सबने समझा? चल भाई शुभम लाल, क्या प्रॉब्लम है तेरी? समय किधर बढ़ेगा? सांद्रता किधर बढ़ेगा? अगर इस बिंदु पे समय और सांद्रता अगर ऊपर बढ़ेंगे तो मान लो यहाँ पहुंचे तो क्या शून्य होगा? क्या कुछ होगा? समय शून्य होगा और समय उधर बढ़ेगा तो ऊपर समय बढ़ेगा।
सांद्रता बढ़ेगा तो इधर बढ़ाना चाहिए। उधर ही बड़ा बैठो, है ना? समझ गए? तो हम क्या कह रहे हैं कि बाबू जब समय 0 है, हाँ, तो क्या सांद्रता अधिकतम है? बोलो। और समय बढ़ रहा है तो सांद्रता क्या हो रही है? तो समय 0 क्या लिया? समय 0 ही ना? सांद्रता अधिकतम, सांद्रता अधिकतम के लिए ऊपर के नीचे दाएं बाएं यही रहे, मतलब यहाँ अधिकतम दिखाई पड़ा? दिखाई पड़ा? समय 0, सांद्रता अधिकतम, तो हम अधिक से अधिक दूरी चल लिए। बोल भाई। अब समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, इसका मतलब हमको इधर बढ़ना है और साथ ही सांद्रता को घटाना भी है, क्योंकि सांद्रता घट रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? हमें इधर बढ़ना है और साथ में सांद्रता को क्या करना है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इधर बढ़ने के साथ साथ इसको कम करना है। मतलब कि ध्यान दो, हम तीन तो बनाया, मान लो अगर ऐसे बनाया, ठीक, बोलो भाई, ऐसे बनाया और या ऐसे बनाया, समझ रहे हो ना? सपोज कर लो बढ़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समय बढ़ रहा है, हाँ, लेकिन सांद्रता वैसे सीधा सीधा, सांद्रता में कोई परिवर्तन, ये इस रेखा का मतलब है कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन सांद्रता बदल नहीं। ठीक, ये बात समझे? दूसरा, ऊपर वाली रेखा देखो, क्या ऊपर वाली रेखा इधर बढ़ रही है? देखो यहाँ थे ना, यहाँ गए तो बताओ क्या इधर बढ़े नहीं हो? यहाँ पहुंचे यदि तो क्या इधर थोड़ा आए हो? और साथ ही देखो क्या इससे ज्यादा ऊंचाई पे है कि नहीं है? इसका मतलब क्या होगा? समय बढ़ रहा है और साथ में सांद्रता भी, ठीक है ना? सेकंड वाला, इसको देखो, थर्ड वाले, इसमें क्या हो रहा है कि क्या तुम ये यहाँ पे था, बोलो, कि जिस समय वो यहाँ आ गया, तुम बताओ इस बिंदु की तुलना में क्या तुम इधर गए हो? इस बिंदु की तुलना में क्या तुम इधर गए हो? और क्या साथ ही ये नीचे आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि समय बढ़ रहा है लेकिन सांद्रता क्या हो रही है? ये बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो? फिर से बोल दो। इसका मतलब क्या? समय बढ़ रहा है पर सांद्रता कुछ नहीं हो रहा है, जितना था उतना ही। तो समझे? बोलो भाई, बढ़ ले। नेक्स्ट, ये देखो ऊपर वाला, बोलो बोलो, ठीक। इसका मतलब क्या कि समय और ऊपर जा रहा है, सांद्रता बढ़ रहा है, ठीक। ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या? समय और नीचे आ रहा सांद्रता, समझ में आ रहा ना? तो क्या इसमें तीनों में से कौन सा केस हमारा वाला होगा? तीसरा वाला, ठीक ठीक। लेकिन ये बिल्कुल सीधा नहीं आता है, ये कर्व शेप में आता है। कर्व शेप का मतलब कि वो ऐसे आएगा, ऐसे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अभिक्रिया है ना, ये जो अभिक्रिया है, जब शुरुआत में है जब ज्यादा होता है तो अभिक्रिया तेज चलती है, लेकिन जैसे जैसे मात्रा घटने लगता है अभिक्रिया की दर भी घटने लगती है। कुछ समझ पा रहे हो? जब शुरुआत में कि कितना बार खूब रच के चलेगा, खूब रच के तो घटना चल रहा है, ठीक ठीक, अच्छा। लेकिन जब वो कम होने लगा, क्या होने लगा? उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसका वो जो स्लो होने लगता है, अभिक्रिया धीमे होने लगती है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? मतलब जब, अच्छा ऐसा क्यों है, जब हम इसको समझा दें और डिटेल हो जाएगा। अच्छा आओ, फिलहाल अभी के लिए समझ लो, सक्रिय ऊर्जा आगे है, एक्टिवेशन एनर्जी उसमें समझा देंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल जब बाबू एक की मात्रा ज्यादा होगी तो ऐसे समझ लो, नॉर्मल वे में मतलब एक की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब खूब सारे कण होंगे, सभी लोग उतावले एक दूसरे जुड़ने के लिए, जल्दी जल्दी जुड़ेंगे। बोलो समझ में आ रहा ना? क्योंकि जगह कम है, क्योंकि जगह कम है ना, जल्दी जल्दी जुड़ेंगे तो क्या जल्दी जल्दी बनेगा? अब मान लो कुछ लोग जुड़ के कुछ बना दिए तो कम लोग बच गए, क्या बच गए? तो जगह अब जब कम लोग हो गए तो क्या दोनों लोगों के बीच में जगह बढ़ गई, बीच में जो खाली स्थान था वो बढ़ गई, इसे अभिक्रिया क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है।
ठीक ठीक। तो बताओ क्या ये सही है? इससे तुम क्या समझे? क्या ये कर्व नीचे आ रहा है? इसका मतलब सांद्रता क्या हो रही है? और क्या साथ नीचे आने के साथ साथ वो इधर भी बढ़ रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या ये बात एग्जैक्टली समझ में आई? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आया? इसी सेम प्रकार से बालक अभिक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य भी संबंध होता है। अभिक्रिया के दर और सांद्रता के मध्य भी मान लो ये सांद्रता है या ये अभिक्रिया की दर है, बोलो समझ में आ रहा है? अभिक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य, तुम जानते हो जब सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता क्या होती है? तो अभिक्रिया की दर भी अधिक होती है। तो इसको आप घर पे बनाएंगे कि सांद्रता और अभिक्रिया है वाला ये वाले इसमें, इसका मतलब क्या हो गया हम बता देते हैं आपको। इसको इसमें मिल जाने का मतलब क्या होता है कि अगर ये वाला इसको काट दिया तो मतलब सांद्रता ये की 0 हो गई। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मान लो ऐसे ना, ऐसे ऐसे कह रहा है कि काट नहीं सकता है इसको, ठीक है? अगर इसने यहाँ काट दिया है ना, अब इन्हें थोड़ी देर पहले बताए हैं कि मान लो ये बिंदु है तो तुम इधर तो गए हो, बोलो भाई, लेकिन ऊपर बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहाँ पे टाइम तो है लेकिन सांद्रता बिल्कुल शून्य, सांद्रता बिल्कुल शून्य। और दुनिया में लगभग ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसमें 100% कन्वर्सेशन आ जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है जिसमें अगर ए का तुमने 100 किलो लिया तो उत्पाद 100 किलो ही बन जाए। समझ आ रहा क्या मैं बोल रहा हूँ? वो ऐसा नहीं है कि वो हमने नष्ट कर दिया, ऐसा नहीं है कि हमने वो नष्ट कर दिया जो उसकी मात्रा बच जा रही है, लेकिन उतना बिल्कुल परफेक्टली नहीं बनता है। इसलिए हम सांद्रता को 0 नहीं करते हैं, कर्व को ऐसे दिखा देते हैं कि जब एकदम बहुत कम हो जाएगा ना तो अभिक्रिया धीमे धीमे गति से चलेगी। वैसे तुम समझ लो पहले जब ज्यादा था तो क्या कणों की संख्या ज्यादा थी, खूब ज्यादा टक्कर हो रही थी, तो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा था, ठीक? समय बढ़ा, उसमें से कुछ कणों ने एक दूसरे से क्रिया करके दूसरा पदार्थ बना करके अलग हो गए। तो क्या कणों की संख्या लगातार घट रही है? कणों की संख्या लगातार घट रही है। जब कणों की संख्या घटेगी तो टक्करों की संख्या भी घटेगी। जैसे मान लो अगर किसी कमरे में 100 लोग हैं और 100 लोगों को जो है कहा गया दौड़ो, मतलब इधर उधर, तो दौड़ेंगे तो ज्यादा टक्कर होगा ना। अब मान लो 100 को हटा दिया, केवल 20 को छोड़ दिया। किसको? 20 को। जब तक टक्कर होता नहीं है तब तक अभिक्रिया होती नहीं है। 20 को छोड़ दिया, बताओ पहले 100 में ज्यादा टक्कर होगा, 20 में ज्यादा टक्कर होगा? तो 100 जब रहेंगे तब ज्यादा पदार्थ बनेगा कि 20 में ज्यादा पदार्थ बनेगा? ठीक ना। कुछ और समय बीता, मान लो 2 लोग बच गए। कितने लोग? 2 लोग। और दोनों, अब बताओ दोनों के टक्कर करने की क्षमता अब बढ़ेगी घटेगी? हाँ घटेगी। वो दोनों टक्कर और नहीं मारेंगे क्योंकि जगह बहुत ज्यादा हो गया। अरे बोल भाई, जिसके नाते जो है वो पूर्ण रूप से कन्वर्ट नहीं हो पाता है, बात समझ रहे ना? पूर्ण रूप से कन्वर्ट, इसी नाते हम इसको काटते नहीं है, इसको ऐसा कर्व बना देते हैं। ठीक? क्या ग्राफ समझ में आया? ठीक है ना? 2-3 तो बनवा देंगे अभी कॉपी में, बाकी आप घर पे बनाइएगा। ठीक? बढ़ ले, अरे आगे बढ़े। अब है बाबू सांद्रता को नहीं, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। बस यहीं तक हमारा टॉपिक खत्म होगा, उसमें हम लिखवाएंगे अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हाई बाबू ज्यादा रहेगा तो क्या अभिक्रिया तेज से चलेगी? मान लो हमने 2 जगह करवा रहे हैं, हम 2 जगह करवा रहे हैं। किस जगह? समान क्रिया हम 2 जगह करवा रहे हैं। एक जगह यहाँ हमने A 5 किलो 5 मोल प्रति लीटर लिया, मतलब 5 किलो लिया, सपोज कर लो। बोलो भाई, अब B और दूसरे जगह वह सेम अभिक्रिया करवा रहे हैं लेकिन A को 5 की जगह 50 लिया। तो समझ रहे हो ना? एक पहले वाले केस में A कितना लिया? 5। ठीक। दूसरे वाले में A कितना लिया? 50। तुम्हारे हिसाब से कणों की संख्या किसमें ज्यादा होगी? 50 वाले में। बोलो भाई, टक्करों की संख्या किसमें ज्यादा होगी? तो जो उत्पाद बनेगा उसकी मात्रा किसमें ज्यादा होगी? क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि यदि अभिकारक की सांद्रता यानी मात्रा, यदि अभिकारक की सांद्रता यानी मात्रा बढ़ेगी
क्या होगी? बढ़ेगी। यदि अभिकारक की सांद्रता यानी मात्रा बढ़ेगी तो बताओ अभिक्रिया की दर, मतलब अभिक्रिया जल्दी जल्दी होगी, धीमे धीमे होगी? यानी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। बोलो 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 भाई। आपसे पूछा जाएगा सांद्रता क्या होगा, तो कहोगे यदि सांद्रता बढ़ाएंगे, सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, है ना? कणों की संख्या ज्यादा हो रही है, डाट डाट डाट। बोलो कोई दिक्कत? मात्रा बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। पहला हो गया। दूसरा ताप, क्या वाला? ताप। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप एक प्रकार की ऊर्जा है ना? ताप एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। बिल्कुल है। और यानी जब हमने किसी पदार्थ को ताप दिया तो न चाहते हुए भी हमने उसको ऊर्जा दिया ना। और ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में। तो जो ताप के रूप में तुम ऊर्जा दे रहे हो वो पदार्थ के छोटे छोटे कण उसको सोख लेंगे, जिसके कारण उनकी गति बढ़ जाएगी। गति क्या होगी? जैसे मान लो कोनो द्रव में है, पानी है ना, अब पानी को गर्म करते हो भाप बनता है, काहे बनता है? ये नजर आते बनता है कि पानी के छोटे छोटे कण है। बोलो भाई, पानी के छोटे छोटे कण, वो कण धीमे धीमे गतिशील है, वो चलते हैं। पानी के कण धीमे धीमे क्या है? चलते हैं। ठीक, तुमने गर्म किया, तुमने गर्म किया तो तुमने ऊर्जा दी, उनको ऊर्जा दी तो वो ऊर्जा अवशोषित किए और उनकी गति क्या हो गई? और जब बढ़ गई टक्करों की संख्या क्या हुई? जैसे ये बोतल से निकल के बाहर जाना चाहते हैं और जब अक्ति हो जाएगा, अक्ति मतलब समझते हो, मतलब ज्यादा हो गया तो बाहर निकल के चले जाएंगे भाई। बोलो भाई ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सेम बात, जब ताप बढ़ाओगे तो क्या टक्करों की संख्या बढ़ेगी? इसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, घटेगी? ऑब्वियस सी बात है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोलो बोलो। अब ठीक है, उसके बाद है उत्प्रेरक। क्या बात है? उत्प्रेरक का प्रभाव। जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक लगाया जाता है तो वो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, या हमारे सामान्यता बढ़ाने के लिए लगाते हैं। क्या करते हैं? तो इसका एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, उत्प्रेरक काम क्या करता है। ठीक है, बोलो भाई। उत्प्रेरक काम क्या करता है? उत्प्रेरक काम करता है कि मान लो दो लोग जुड़ना चाहते हैं, ये दो लोग जुड़ना चाहते हैं, ये दो लोग जुड़ना चाहते हैं, दूर है जुड़ना नहीं है, ये दो लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन संकोचा रहे हैं कि कैसे जो है गले मिले, कैसे गले मिले, समझे? तो हम है उत्प्रेरक, हम क्या है? दोनों जने संकोचा रहे हैं, दोनों जने हाथ मिलाने से क्या कर रहे हैं? मतलब संकोचा रहे हैं। बोलो समझ में आ रहा है ना? हाथ मिलाने से संकोचा रहे हैं तो हम है उत्प्रेरक। हम कहे संकोचा रहा है यार, मिलाना, हमने चढ़ा दिया, थोड़ा जोश दिया, समझ रहे हो ना? थोड़ा बिल्डअप किया, समझ में आ रहा है? तो अब क्या बताओ, जो पहले लोग शर्मा रहे थे, क्या अब कोनो दिक्कत है? तो तुरंत मिला लेंगे, तो मिलाओ, तो मिला, समझे? तो हम उत्प्रेरक हैं, हम क्या हैं? अब हमने क्या किया? हमने इनकी सक्रियण ऊर्जा को घटा दिया। सक्रियण ऊर्जा को घटा दिया। जब दोनों ये अकेले खड़े थे, दोनों क्या कर रहे थे? तो इनको हिला के, मतलब ये दोनों जब अकेले खड़े थे तो इनको हिला के, मतलब कि दोनों का हाथ हिला करके उनको मिलाना थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा लग रहा था। ये समझ ही नहीं पा रहे, अपने में उलझे हुए हैं। अरे बोलो भाई, हम आए, हमने इनको कॉन्विंस किया, कोनो दिक्कत नहीं है, मिलाना। अरे बोल भाई, हमने इनको कॉन्विंस कर दिया। तो हमने क्या किया कि जवान इतना ज्यादा सोच रहे थे, क्या आसानी से कर लिए? आसानी से क्या किए? तो पहले सक्रिय होने में इनको समय लग रहा था। अरे बोल भाई, अरे हथवा मिलाने में समय लग रहा था, इसका मतलब सक्रिय होने में समय लग रहा था। लेकिन जब हम आए तो क्या हमने इनको जल्दी सक्रिय कर दिया अपने बात से? उसी प्रकार से हम उत्प्रेरक भी, चल उसी प्रकार से हम क्या है? उत्प्रेरक भी है। आंख नाक कान को मत छूना, हाथ लगा, समझे? अरे बोल भाई, बढ़ रहे ना? उसी प्रकार सेम, अगर किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तो घर में रहे, मत आओ, समझे? कोई दिक्कत नहीं है, घर पे ही रहो, मामला गंभीर कर दोगे। आप देखो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो कोरोना का सिस्टम हो गया है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है,
कि इसको कुछ है, लेकिन वो छुप के बैठा हुआ है। तो भाई हाँ, शरीर में ही है वो। अब जब शरीर कमजोर होगी कहीं से भी तो वो धई के दबाएगा, तो वो जो है अपना रुतबा दिखाएगा। तो कुल मिला जुला के बचिए। और जब तुम यहाँ से निकल रहे हो तो सब लोग एक जगह बाहर साइकिल के पास गैदर हो जा रहा है, एक दूसरे के पास जाके मिल जा रहे हो। यहाँ से जो निकलोगे तुरंत मास्क निकाल के पहले जेबी में रखोगे, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो। मत ही कुत्ता अब काटे पड़ी हमने। इस बात को समझो, बाहर निकल रहे हो मास्क लगाए रहो, क्या दिक्कत है इसमें? ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और खास करके भारत में जितना तेजी से फैल रहा है, हमको नहीं लगता इसको कोई रोक पाएगा। अब ईमान के चला, अभी राम में भरोसे चलत बा, जा लोग पूजा करा गईले, अब खेला खत्म है सबका। जितना तेज फैल रहा है, छोटे छोटे देशों ने कंट्रोल कर लिया है। अपन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देखा पाकिस्तान में, कोनो दिक्कत ना है। छोड़ का बांग्लादेश ऊपर कोनो औकतिये ना है भारत के सामने, उसमें भी उसने भी कंट्रोल कर लिया। चला बांग्लादेश छोड़ दो, ए बगलिया नेपाल का, ओकर कोनो औकात नहीं है भारत के सामने। जितना जो भी चीजें हैं वो सब भारत से लेके करता है, उसने भी कंट्रोल कर लिया है। कल पाकिस्तान में 700 केस आए और भारत में 96,808 या 900 केसेज आए। और बांग्लादेश में कल 217 केस आया, भारत में कंपेयर कर लो 96,000 कुछ केस आया है। नेपाल में तो बिल्कुल ना के बराबर है। फिर भी देखो हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उन सबों ने वो कर लिया है, जबकि वो हमारी तुलना में गरीब देश है। वहां पे लोगों को रिक्वायरमेंट ज्यादा है पैसे की, नहीं तो भूखे मर जाएंगे सब लोग। लेकिन फिर भी वहां की फैसिलिटी ठीक है, मतलब हमसे तो तुलना में अच्छा ही है। और जितना तेजी से हम बढ़ रहे हैं, दुनिया में सबसे वर्स्ट कंट्री बन गए हैं डेली ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना ज्यादा केस किसी भी देश में आता नहीं था, इतना केस भारत में आ रहा है बहुत तेज। वो कहो गल कि भारत में लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, नहीं तो जितना मजदूर आए थे बाहर से तबाही मच गई होती। ई कहो मजदूर राक्षस आदमी होता है, इम्यूनिटी इतना बूस्टेड है कि अगर रैयम कहीं पकड़ ले तो रैयम खत्म हो गया होगा। खुदर राक्षस है, चलिए आओ तो मम्मा पैदल है, वो की करो नहीं करो ना क्या करिए, समझ रहे हो ना? तो भाई दिक्कत है, इस बात को गंभीरता से लो। गैदर मत हो जाके बाहर कहीं पे भी, इतना कि वही जो ना चल बाबा चाय समोसा खा ही जा, ये सब वाला सिस्टम नहीं रखो। मामला हो रहा है गंभीर, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो जो भी है इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि